तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार आपके अपने इस वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बायोलॉजी में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र हमारा शरीर में जो है किस तरह से पाचन मैंने कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं पाचन तंत्र को। तो यह हमारा पाचन तंत्र, एक सामने फिगर है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में पहले दो भाग बांटेंगे हम लोग। पाचन तंत्र, पहला चीज़ कि जहाँ से भोजन, जहाँ जहाँ हमारा भोजन को पाचन करने में जो अंग शामिल होता है, जहाँ भोजन का पाचन कर सकते हैं, पाचन का क्रिया होती है, भोजन का पाचन का जहाँ क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं आहार नाल। और जहाँ भोजन को पचाने में मदद करता है उसको बोलते हैं सहायक ग्रंथि। तो दो भाग में बांटेंगे। एक भाग हुआ हमारा आहार नाल, दूसरा हमारा हुआ सहायक ग्रंथियाँ। आहार नाल में होता क्या है, भोजन को पाचन की क्रिया होती है, और यह क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। अब भोजन की पाचन क्रिया कहाँ होती है, आहार नाल में। तो अब इसमें आहार नाल में हम लोग पहले जानेंगे कौन कौन पार्ट, कौन कौन अंग होते हैं। पहला होता है मुख गुहा। बकल कैविटी, मुख गुहा। दूसरा हमारा है ग्रसनी। तीसरा ग्रास नली। चौथा हमारा होता है स्टोमक, अमाशय। और अगला हमारा है आंत्र, इंटेस्टाइन। तो हम लोग आहार नाल को देखें। आहार नाल में कौन कौन है, तो बकल कैविटी, मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, और अगला जो है ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, स्टोमक, ग्रास नली, ओसियोफेगस, फेर्नेक्स, ग्रसनी और बकल कैविटी। अब जानेंगे कि ये सब अंग होता कहाँ कहाँ है, तो इस पर हम लोग बारी बारी जानेंगे। सहायक ग्रंथि को भी हम लोग देख लें कौन कौन है। सहायक ग्रंथि में है लाड़ ग्रंथि, दूसरा हमारा जो सहायक ग्रंथि है यकृत, अगला अग्नाशय। तो आहार नाल में आपको कौन कौन सा आ गया, आहार नाल में हमारा हो गया बकल कैविटी, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय और आंत्र, इंटेस्टाइन। इसको हम लोग दो भाग बांटे, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन। सहायक ग्रंथि यहाँ भोजन को पचाने में मदद करता है, वह है हमारा कौन कौन, लाड़ ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अब हम लोग जानेंगे कि फिगर में वह सब देखेंगे भी। जैसे बकल कैविटी, बकल कैविटी हमारा यह है, ऊपर में यह जो हमारा जो है नासा द्वार है, और नीचे में हमारा जो है ये जो है नासा द्वार और मुख गुहा के बीच जो है तालु कह सकते हैं, और तालु प्लेट। तो प्लेट के ऊपर और नासा द्वार के नीचे, तालु के ऊपर और नासा द्वार के नीचे जो एक भाग होता है ना, जिसे गुफा की तरह होती है, वह जो है बकल कैविटी कहलाता है। और उस बकल कैविटी यानी जो मुख गुहा कह सकते हैं, उस बकल कैविटी में हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो बकल कैविटी में जो होता है, यहाँ पर हम देखेंगे बकल कैविटी, इसमें हमारा पहला होगा तालु, जीभ और दंत।
देखिए इस पर की बार पहले हम चर्चा करेंगे कि ये भी हमारा ये जो हमारा है मुख हुआ, इसमें जो जो अंग है उनके बारे में भी जानेंगे, जैसे जीव के बारे में। तो जीव जो होता है, जीव एक पेशीय संरचना होती है। जीव एक क्या है? पेशीय संरचना है। और यह हमारा ग्रसनी से, इसका एक भाग ग्रसनी से जुड़ा होता है और दूसरा भाग फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। तो आपको जीव का दो भाग होता है, एक भाग जो होता है ग्रसनी से जुड़ा होता है और दूसरा भाग क्या होता है? उसका फ्री होता है, जो स्वतंत्र होता है। और उसकी संरचना कैसी होती है? पेशीय। और इसमें पेशीय संरचना है, पेशीय संरचना, पेशीय संरचना। इसे पाया क्या जाता है? स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। उसके अलावा हमारे पास ये पेशीय संरचना है, इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, यानी स्वाद का अनुभव जो है जीव के द्वारा ही होता है। तो यह जो होता है जीव में मुख्य रूप से आप सबसे पीछे के भाग जो होता है, यह पिछला भाग वह कड़वा का अनुभव करता है। यहाँ पार्ट से होता है कड़वा का अनुभव करता है। उसके बाद सबसे आगे के भाग जो होता है वह मीठा का अनुभव करता है। आगे का भाग क्या करता है? मीठा का अनुभव। और मध्य का जो है किनारे का भाग, या खट्टा का अनुभव करता है। और उसके आगे किनारे के भाग यह नमकीन का अनुभव करता है। तो एक थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर ऐसे भी अगर आप देखेंगे, एक अपना माने अगर बना के भी देखें तो आराम से आप देख सकते हैं। जीव जो है कैसी संरचना है? पेशीय संरचना है। दूसरा क्या है? इसका अगला भाग क्या चीज का अनुभव करता है? तो मीठा का। पिछला भाग क्या चीज का? कड़वे का। बीच का भाग क्या करता है? खट्टे का। और जो है आगे का किनारे का जो भाग होता है वह नमकीन का अनुभव करता है। यानी अगर आप पीछे कड़वा, आगे मीठा, मध्य जो है मध्य का किनारा, मध्य किनारा कह सकते हैं, मध्य किनारा, मध्य किनारा, मध्य किनारे का भाग या खट्टा का, और उसके आगे का भाग नमकीन का। तो यह जीव की जो है बारे में इतना ही जानना है कि हमें जीव में कैसी रचना है? पेशी रचना है। और यह अगला भाग इसका क्या होता है? फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। अगला भाग क्या होता है? फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। जबकि पिछला भाग किससे जुड़ा होता है? ग्रसनी से जुड़ा होता है, फ्रेनेक्स से। अब आइए जानते हैं उसके बारे में, दंत के बारे में। तो दंत जो होता है, दंत की संरचना कैसी है ये देखिए। दंत का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, सबसे ऊपरी भाग या इनेमल का बना होता है। इनेमल का बना होता है। दंत का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, दंत कह सकते हैं, दांत का सबसे ऊपरी संरचना क्या होता है? इनेमल का होता है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और यह इसकी संरचना इनेमल कहलाती है। तो दांत के सबसे ऊपरी भाग क्या है? इनेमल है। उसके बाद दूसरा भाग जो होता है, यह हमारा जो होता है डेंटाइन होता है। यह हमारा जो भाग है यह डेंटाइन है। उसके बाद का भाग जो होता है देखिए, उसके बाद का भाग जो डेंटाइन के बाद का भाग जो होता है, ये ऊपर का जो मध्य भाग है उसे बोलते हैं मज्ज गुहा, पल्प कैविटी।
मज्ज गुहा। यह हमारा मज्ज गुहा हुआ, पल्प कैविलिटी। और उसके बाद जो भाग होता है, मज्ज गुहा के बाद का भाग नीचे की तरफ होता है, इसको भाग को बोलते हैं हम लोग कैनल। कैनाल। और नीचे का भाग का रूट कैनाल। सीमेंटम। ये हुआ हमारा नर्व कैनाल, नर्व कैनाल। चलिए, जैसा राइटिंग प्रॉब्लम हो तो बोल देते हैं आपको हम। सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? इनेमल। सबसे ऊपरी भाग, दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या है? इनेमल होते हैं। और इनेमल जो होता है मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट की बना होता है, और सबसे ऊपरी भाग होता है। दूसरा भाग डेंटाइन होता है। दूसरा भाग कौन होता है? डेंटाइन। तो दांत के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर किसी भाग का माने योगदान है तो डेंटाइन का है। तो सर्वाधिक भाग किसका पाया जाता है? डेंटाइन का। इसीलिए जो होता है, जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं उसको डेंटोलॉजी बोलते हैं, है ना, डेंटिस्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्या है कि दूसरा भाग जो डेंटाइन है और सबसे ज़्यादा भाग फैला हुआ है। उसके अलावा हमारा मज्ज गुहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, है ना। जिनको अगर इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम होगा वह इंग्लिश माने वर्ड पर ध्यान दे दीजिएगा। पल्प कैविटी। और ये हमारा डेंटाइन है, उसके बाद इनेमल है, उसके बाद कैनाल होता है, उसके बाद हमारा सीमेंट रूट कैनाल, और एक हमारा होता है सीमेंटम, और सबसे अंतिम होता है नर्व कैनाल। सबसे अंतिम होता है नर्व कैनाल। अब यह दांत की संरचना हुई। आइए देखते हैं अब दांत के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, एक कह सकते हैं मानव जीवन में दो प्रकार के दांत होते हैं। दो प्रकार के दांत आते हैं। एक जो होता है, कह सकते हैं आप, जो हम लोग जानते हैं दूध के दांत, है ना। तो चाइल्ड टीथ हुआ, दूध के दांत को कहते हैं। और एक जो होता है वयस्क दांत होते हैं, इसको परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो एक हमारा हुआ प्राइमरी टीथ, जिसको शिशु अवस्था में होता है प्राइमरी टीथ। दूसरा हमारा जो है परमानेंट टीथ। तो दांत को दो भागों में हम लोग देखेंगे, एक हमारा प्राइमरी हुआ और दूसरा परमानेंट हुआ। चलिए, इधर हम लोग इसको हम लोग बिठा देते हैं और इधर देखेंगे। दांत, प्राइमरी, परमानेंट, अस्थाई और अस्थाई। तो मानव जीवन में कितने प्रकार के दांत जो है आते हैं जीवन में? दो टाइप्स के। एक जो हुआ प्राइमरी और दूसरा हमारा जो है परमानेंट हुआ। अब जानिए कि प्राइमरी टीथ क्या है। तो प्राइमरी टीथ को हम बोलते हैं दूध के दांत। यह जो है प्राइमरी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूध के दांत। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वयस्क दंत। अब ये कब कब आते हैं? तो देखिए,
जब शिशु होता है, शिशु को कह सकते हैं 6 माह की अवस्था से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था तक, यानी 6 माह की अवस्था से लेकर के 6 माह के अवस्था से लेकर के 6-7 वर्ष तक, 6-7 वर्ष तक ये जो है रहता है, कौन सा, दूध की दांत। इसके बाद 7 वर्षों के बाद इसका जो है क्षरण शुरू होता है, गिरना शुरू होता है ना। दूध के दांत जो है टूटना शुरू होते हैं, कब से, तो 6 वर्ष के बाद, अक्सर कभी कभी 7 वर्ष के बाद भी होता है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन 6 से 7 वर्ष की, माने मोटा एक अनुमान होता है कि 6 से 7 वर्ष के बाद जो दूध के दांत होते हैं, जो चाइल्ड टीथ होते हैं, प्राइमरी टीथ होते हैं, वह क्या होते हैं, टूटना गिरना शुरू हो जाते हैं। अभी गिरना शुरू हो जाते हैं और इस समय तक दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, तो इस समय तक दांतों की संख्या जो होती है मुख्य रूप से बच्चों में, यहाँ पर याद रखिएगा 20 दंत, लगभग 20 दांत जो है आ जाते हैं। तो बच्चों में लगभग 20 दांत में जो आ जाते हैं दूध के दांत तक, और वह होता क्या है कि मुख्य रूप से 6 से 7 वर्ष के बाद जो है टूटना शुरू हो जाते हैं, और 11 या 12 वर्ष तक, 11 और 12 वर्ष के बाद जो है पुनः 11 12 वर्ष से पुनः मैंने कह सकते हैं सभी परमानेंट दांत जो है आना लगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर वयस्क दंत जो है कह सकते हैं 17 से 21 वर्ष, 17 से 21 वर्ष के उम्र तक वयस्क दंत सब आ जाते हैं। अब वयस्क दंत में संख्या होती है कितना, 32। दंत की संख्या कितना हो गई, 32 हो गई, 32 हो गई। इसको आप कैसे जानेंगे, तो 32 में आपको जानना होगा 32 कैसे होते हैं, 2 हो गए कृंतक, 2 गए कृंतक, एक हमारा कैनिन रदनक, मोलर, और 3 हमारा प्रीमोलर। देखिए आप इसको, एक हमारा कृंतक इंसीजर, दूसरा हमारा रदनक 1 होता है, और मोलर 2, प्रीमोलर 3, इस प्रकार से इसको आप काउंट करिए तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8, यानी 8 जो है, 8 ऊपरी 8 जो है हमारे मुख के, अगर दांत को जो देखा जाए तो 4 हिस्से में, ऊपरी हिस्सा, निचली हिस्सा, और एक पार्ट दाहिने एक तरफ बाएं, तो 8 जो है 8 मुंह के ऊपरी एक पार्ट्स में और 8 एक तरफ, 8 कितना हुआ 16। जैसे आप इसको समझिए, ये जो है कह सकते हैं कि 4 भागों में बटा होता है, ऐसे मुख्य रूप से 2 भाग, ऊपरी भाग और निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा में क्या होते हैं कि 8 दांत एक तरफ और 8 दांत एक तरफ, है ना, यानी 8 दांत जो हो गए वह लेफ्ट साइड और 8 दांत राइट साइड, तो और 8 8 कितना हो गया 16। तो 16 दंत जो होता है वह ऊपरी जबड़ा में, और 16 दांत उसी टाइप से 8 लेफ्ट में और 8 राइट में, तो 16 दांत कहाँ हो गए, यानी हमारा जो है निचली जबड़ा में, तो 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचली जबड़े में। इस प्रकार से कुल कितना हुआ 32, जिसमें कृंतक का भाग कितना होता है, कृंतक कितने होते हैं 2, या एक भाग की बता रहे हैं, मान ऊपरी जबड़े में एक लेफ्ट तरफ, अगर ऊपरी जबड़ा हम काउंट करें तो ऊपरी जबड़ा में लेफ्ट तरफ 2 होते हैं क्या, कृंतक, जिसको हम इंसीजर बोलते हैं, और एक कैनिन रदनक, और 2 दूसरा जो है मोलर, 2 गो मोलर होता है और 3 प्री मोलर होते हैं। इस प्रकार से 8 हो गए, और 8 एक भाग में, 8 एक भाग में, 8 गुना 16 और 16 नीचे 32। आपको पता होना चाहिए कि सबसे लास्ट में 4 दांत आते हैं हर हिस्से में, जैसे 4 भाग हुआ, ऊपरी जबड़ा के लेफ्ट पार्ट, ऊपरी जबड़ा के राइट पार्ट्स, निचली जबड़ा का लेफ्ट पार्ट, निचली जबड़ा का राइट पार्ट्स। तो ऊपरी जबड़ा के लेफ्ट पार्ट में सबसे अंतिम में 1 दांत आएंगे,
राइट पार्ट्स में भी एक बात दांत आएंगे जिसको हम लोग बुद्धि दंत बोलते हैं, जिसको हम लोग कहीं कहीं साधारण भाषा में सुनते होंगे अकल दंत बोला जाता है, अक्ल दंत, है ना, अक्ल दंत। तो बुद्धि दंत जो होता है सबसे लास्ट में आते हैं। तो बुद्धि दंत क्या होते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए बुद्धि दंत सबसे अंत में आते हैं। इनकी संख्या कितना, 4। बुद्धि दंत सबसे अंत में आते हैं और इनकी संख्या कितना है, 4 है। और यह मुख्य रूप से 17 से 21 वर्ष के माने एज में सबसे लास्ट में आते हैं। तो ये बुद्धिदंत होते हैं। और बुद्धिदंत जो है जब निकलता है बुद्धिदंत तो बहुत ही ज़्यादा उस समय दर्द महसूस होता है। सबसे ज़्यादा इस जो है दांत को निकलने समय दर्द होता है। तो यह तो फिर होता है क्योंकि बुद्धिदंत जो है जब हमारा दंत निकलता है तो उस समय हमारे दांतों का संरचना पूरी तरह से बनावट ले लेती है, मसूड़े का संरचना हो जाता है। उस तरह से जब मसूड़े से दांत निकलते हैं यह जो है बुद्धिदंत होते हैं मुख्य रूप से मसूड़ों के पास जो होता है निकलता है। अब ऐसी परिस्थिति में यह जो है बहुत ही दर्द देता है। तो खैर ये तो अलग बात है। चलिए अब हम लोग दांत की संरचना के बारे में जान गए, जीभ की संरचना को जान गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीभ की संरचना तो आपको एकदम आसान से भाषा जवाब दीजिएगा कि जीभ की संरचना क्या है, पेशी संरचना है। और इस पर क्या पाया जाता है, तो टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है, यानी स्वाद कलिका, टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है, स्वाद कलिका पाई जाती है। अब यह पाचन क्रिया में क्या सहयोग करता है, तो यह पाचन क्रिया में करता क्या है कि हमारा जो भोजन होता है वह भोजन को यानी कह सकते हैं मूव करने में, भोजन को माने मूव करने में, दांतों के पास ले जाने में मदद करता है। तो यह जो होता है दांतों के पास ले जाने में, भोजन को माने मुंह के चारों तरफ कह सकते हैं घुमाने में मदद करता है। और इसकी जो है स्वाद कलिका में बता ही चुके हैं। उसके बाद तो दांत की संरचना, तो दांत की संरचना आपको हम दिखाएं फिगर से कि सबसे ऊपरी संरचना इनेमल होती है, वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दूसरा हमारा डेंटाइन होता है जो दांत में सर्वाधिक भाग पाया जाता है। उसके बाद मज्जा गुहा होता है, पल्प कैविटी है ना, इसको आप लिख भी दें पल्प कैविटी। और एक कैनाल हुआ। उसके बाद रूट कैनाल होता है, तब सीमेंटम होते हैं और लास्ट में सबसे हमारा जो है नर्व कैनाल होते हैं। सबसे लास्ट में क्या होता है, नर्व कैनाल। तो ये हमारे दांतों की संरचना है। दांत कैसे कैसे निकलते हैं उस पर हम क्लियर कर चुके हैं। अब आपको जानना क्या है कि दांत का कार्य क्या होता है। तो दांत का मुख्य काम होता है पाचन क्रिया में, दांत का जो काम होता है वो भोजन को टुकड़ा टुकड़ा में बदलना। इसको समझिए, भोजन को टुकड़ों में बदलना, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना किसका काम होता है, दांत का काम होता है। अब यह क्यों जरूरी है, दांत जो है मुंह में होना क्यों जरूरी है ना। ऐसा नहीं है, कोई उपहास की बात नहीं बता रहा है, कोई कॉमेडी नहीं है। यह मुंह में दांत होना क्यों जरूरी है, क्या मुंह की सुंदरता के लिए, जी नहीं, मुंह में दांत होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुंह दांत जो होते हैं वो भोजन क्या करते हैं, टुकड़ों में काटते हैं। जब भोजन टुकड़े में होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक सहायक ग्रंथि है, लाड़ ग्रंथि, ठीक है, सहायक ग्रंथि में कौन ग्रंथि है, लाड़ ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि का जो लाड़ ग्रंथि होता है वह टाइलिन और लाइसोजाइम, तो उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर अब आइए सहायक ग्रंथि पर देखेंगे। यहाँ पर हम लोग फिर से चर्चा करते हैं सहायक ग्रंथि का। तो इसमें हमारा है लाड़ ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। सहायक ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भोजन को पाचन क्रिया में मदद करता है। यहाँ पाचन का कार्य नहीं होता है, पाचन का कार्य किसमें होता है, एलिमेंट्री सिस्टम में, आहार नाल में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, भोजन को पाचन में ये मदद करता है। तो लाड़ ग्रंथि से क्या होता है, लार निकलता है। और लाड़ ग्रंथि हमारे जो है बकल कैविटी में वह 3 जोड़े में पाया जाता है। एक हुआ हमारा
पैरोटीड ग्लैंड्स, दूसरा सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स, और तीसरा हमारा है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। लार ग्रंथि हमारे मुख में, कह सकते हैं बकल कैविटी में, कितने जोड़े में है? 3 जोड़े में। कितने जोड़े में? 3 जोड़े में। 3 जोड़े में होते हैं, जोड़े में होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह संरचना बताया है। यहाँ पर यह हमारा पैरोटीड ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है? पैरोटीड। और यह कर्णपट के समक्ष होता है, कर्णपट के निकट होता है। इसे हम कर्णपटीय ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पैरोटीड ग्रंथि है। लार ग्रंथि में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक माने कह सकते हैं योगदान देने वाला जो ग्रंथि है वह कौन है? पैरोटीड ग्रंथि है। दूसरा हमारा आप देख रहे होंगे यहाँ पर ही है, ये कौन है? गला के पास, गला और जो है कह सकते ग्रसनी से थोड़ा ऊपर, ग्रसनी के पार्ट से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारा कौन है? सबलिंगुअल। और यहाँ पर जो है तालू के निचले और ऊपरी हिस्से में, माने तालू के एक तालू के निचले से पाया जाता है और एक ऊपरी हिस्से में, जबड़े के ऊपरी हिस्से में, यह हमारा कौन है? सब मैंडिबुलर है। यहाँ है सब मैंडिबुलर। तो आपको तीनों लार ग्रंथि यहाँ इस फिगर पर स्पष्ट दिख रहे होंगे। तीनों लार ग्रंथि, एक हमारा ए हुआ, एक ए लार ग्रंथि, दूसरा ए हुआ और तीसरा हमारा ए हुआ। 1 2 और 3। तो 3 जोड़े में लार ग्रंथि पाए जाते हैं। अभी आप जानिए कि लार में होता क्या क्या है। तो इस लार ग्रंथि में द्रव और एंजाइम्स होते हैं। लार में द्रव एवं एंजाइम्स। अब द्रव में क्या क्या होता है? इस द्रव में जानिए, द्रव कितना परसेंट होता है? 99%। द्रव कितना परसेंट? 99%। एंजाइम कितना परसेंट? 1%। क्लियर? देखिए, यानी लार में एकदम, देखिए थोड़ा सा हम इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर लोग टाइलिन और लाइसोजाइम का नाम सुनते होंगे, लेकिन हम टाइलिन लाइसोजाइम पर जाएंगे। उससे पहले तो ये जान लें कि डिटेल्स की वह आखिर लार ग्रंथि है क्या और कहाँ कहाँ से आता है। तो एक फिगर पर आप देख लिए कि 3 जोड़ा में लार ग्रंथि है, एक पैरोटीड, एक सब मैंडिब्यूलर और एक सब लिंगुअल। और कहाँ कहाँ होता है सही बताएं? कर्णपट के पास पैरोटीड, हमारे कानों के पास यानी पैरोटीड। तो दो कह सकते हैं कर्णपट 2 जगह है, तो 2 जोड़ा यहाँ पर पाया जाएगा। पैरोटीड 2 जोड़े में, सब मैंडिबुलर एक तालू के नीचे, एक जबड़ा के ऊपरी हिस्से में। यह क्या होता है? जो है सब मैंडिबुलर हुआ तो 2 हिस्सा हुआ, एक तालू के नीचे यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जोड़ा और सब लिंगुअल गर्दन के पास एक जोड़ा होता है। तो ये कितने जोड़े हो गए? 3 जोड़े। और संख्या कितना? 6। तो इस प्रकार से लार में जो है लार होता है और लार में 99% द्रव होते हैं और 1% एंजाइम होते हैं। अब उस द्रव में क्या पाया जाता है? तो उस द्रव में जो पाया जाता है, जो 99% द्रव होते हैं, उसमें पाया जाता है सीरम, बलगम और म्यूकस। क्या क्या चीज पाया जाता है उस द्रव में? सीरम पाया जाता है, बलगम पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, अब यह सीरम क्या है, बलगम क्या है, म्यूकस क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि सबसे पहली बात 1% जो आता है वह महत्वपूर्ण है। वह कौन है? एंजाइम्स। वह कौन है? एंजाइम्स है।
तो यहाँ पर हम लोग एंजाइम्स को देखेंगे। वह कौन है? तो एक हमारा है एंजाइम्स में टाइलिन और दूसरा हमारा है लाइसोजाइम। क्लियर? देखिए डाइजेशन सिस्टम बहुत आसान है, माने कह सकते हैं बायोलॉजी का जो है या पार्ट पाचन तंत्र बहुत आसान है। सिर्फ समझना अगर आपको आ गया, समझ रहे हैं तो आप पूरे के पूरे खुद से कर सकते हैं। हम जैसे हम कर रहे हैं उससे बेहतर भी आप कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इसको बढ़िया से सिस्टम कह सकते हैं पार्ट बाय पार्ट अगर पढ़ते हैं, जैसे हम अभी यहाँ पर देखें कि हमारा आहार नाल में जो था उसको हम पहले चर्चा किए बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में हमारा जो पहले हम पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए बकल कैविटी में? तो बकल कैविटी में हम लोग पढ़े जीभ पढ़ गए, दांत पढ़ गए, उसके बाद क्या पढ़ गए, क्या पढ़ना है? तो यह लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि सहायक ग्रंथि है, बकल कैविटी में है लेकिन एलिमेंट्री सिस्टम में नहीं है। यह कहाँ पर आता है? सहायक ग्रंथि में। इसमें 99% क्या है? द्रव है और 1% एंजाइम है। और द्रव में कौन कौन है? सीरप, बलगम, म्यूकस। और एंजाइम में क्या है? टाइलिन और लाइसोजाइम। अब क्या है, आपको कुछ नाम इसके बारे में बताते हैं। टाइलिन जो है, टाइलिन का मुख्य काम होता है स्टार्च का पाचन करना। तो यहाँ पर नोट करना होगा, टाइलिन का मुख्य काम क्या होता है? स्टार्च का पाचन करना। देखिए टाइलिन का मुख्य कार्य स्टार्च के पाचन करने में। इसका दूसरा नाम है लाला एमाइलेज भी कहा जाता है इसको, लाला एमाइलेज भी कहा जाता है। यह होता क्या है कि टाइलिन जो है हाइड्रोलाइजिंग विधि द्वारा, हाइड्रोलाइजिंग क्रिया के द्वारा जो है भोजन के टुकड़ों टुकड़ों में, जब दांत जब छोटे छोटे टुकड़े में भोजन को काटता है तो उसमें टाइलिन आसानी से मिल जाता है। और जब आसानी से मिल जाता है इस कारण से जो है स्टार्च की पाचन होने में बहुत मदद मिलती है। तो इस प्रकार से स्टार्च का पाचन जो होता है वह मुख से ही शुरू हो जाता है। तो भोजन में स्टार्च का पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। और स्टार्च जो है, यहाँ पर स्टार्च के पाचन के बाद यह जो है भोजन टाइलिन यानी लाला एमाइलेज द्वारा मिक्स हो गए हमारा कहाँ आता है? हमारा जो है आहार नाल में आता है। तो ये तो हुआ टाइलिन। दूसरा हम लोग जानेंगे लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है? यह जीवाणुनाशक होता है, जीवाणुनाशक। लाइसोजाइम क्या है? जीवाणुनाशक है। हमारे भोजन के साथ जो अनावश्यक कह सकते हैं अवांछनीय जो बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह आ जाते हैं भोजन करते समय, तो उस जर्म्स को, उस बैक्टीरिया को जो है मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। और लाइसोजाइम यहाँ मारने का काम करता है। उसके बाद भी अगर बैक्टीरिया वगैरह, मान लीजिए कि अगर लाइसोजाइम के भी बाद भी अगर बैक्टीरिया बच जाता है लाइसोजाइम से, तो यह जो है कहाँ चला जाएगा? इस हमारे आहार नल के द्वारा कहाँ चलाएगा? अमाशय में। और अमाशय में एक HCl निकलता है, अम्ल है ना। तो HCl क्या करेगा? वहाँ भी उसको मार देता है। अगर वहाँ से भी बच जाता है, जैसे मान लीजिए कि लाइसोजाइम पहले उसको मारा, अगर लाइसोजाइम से भी वो बैक्टीरिया या जर्म्स नहीं मरा, बैक्टीरिया या जर्म्स नहीं मरा, तब कहाँ पहुँचेगा? वह अमाशय में।
किसके माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से। और अमाशय में क्या निकलता है, HCl निकलता है, पेप्सिन है, रेनिन है, वो तो बताएंगे। बट HCl क्या करता है, HCl जो होता है वह मुख्य रूप से मारने का काम करता है जीवाणुओं को, तो वहाँ भी बैक्टीरिया को मारा जाएगा। उसके बाद भी अगर बच जाएगा हमारा दुश्मन, अगर उस मान लीजिए बैक्टीरिया जो हमारा शरीर का दुश्मन है वह अगर हमसे ताकतवर है, वहाँ से भी बच जाता है, तो यह कहाँ पहुँच जाएगा, तब यह पहुँचेगा हमारे पास। यह देखिए यहाँ पर आपको एकदम देख रहे होंगे आराम से कि यहाँ से एक पार्ट्स है, एक बड़ा पार्ट्स हम यहाँ दिखा देते हैं रेड से। यह पार्ट्स जो है, यह पार्ट्स हमारा क्या है, यह छोटी आंत्र का भाग है। छोटी आंत्र को 3 भाग हम बांटे हैं, छोटी आंत्र को 3 भाग बांटेंगे। एक जो होता है ग्रहणी, ड्यूडेनम, दूसरा जो है जेजूनम, और लास्ट में होता है इलियम। 3 पार्ट्स होता है छोटी आंत्र का। बड़ी आंत्र का भी 3 पार्ट्स होता है। तो फिर कहाँ होता है कि यह जो है माने उसके बाद अगर अमाशय से बच जाता है, HCl से बच जाता है, तो वह कहाँ चलाएगा, जर्म्स, वह जर्म्स चलाएगा किसमें, ग्रहणी में। अब ग्रहणी में चलाएगा तो ग्रहणी में क्या होता है, ऊपर से आप देख रहे होंगे ये हमारा लीवर है। यहाँ पर कौन पार्ट्स है, लीवर है। इसको देखिए, लीवर, यकृत, यकृत। और ये जो लास्ट यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा गोल ब्लैडर है, ठीक है, गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर है ये हमारा। होता क्या है कि यहाँ पर गॉल ब्लैडर में यहाँ पर पित्त रस का संचय होता है। पित्त रस यानी यकृत से पित्त रस का स्रावन होता है, और यकृत से पित्त रस का स्रावन होने के बाद कहाँ जमा होता है, जो है गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से जो है पित्त रस निकल कहाँ जाता है, ग्रहणी में। देखिए कहाँ पर, ग्रहणी में। और ग्रहणी किसका पार्ट्स है, छोटी आंत्र का पार्ट्स है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस पित्त रस के द्वारा, इस पित्त रस के द्वारा उस बैक्टीरिया को मारा जाएगा। उससे भी वह नहीं मरता है तो फिर जो है हमारी यह कोशिका सेल जब है वहाँ उसको मारने का प्रयास मारा जाता है, और वह उसके चारों तरफ एक मेमोरी बना लेता है। तो यह रोग प्रतिरक्षा तंत्र का पार्ट्स है। जब हम बायोलॉजी में एक पार्ट्स होगा हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करता है, क्या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना है कि हम अपने आप को बैक्टीरिया, जर्म्स या वायरस वगैरह से बचा सकते हैं, तो बिल्कुल है। जब हम रोग प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे तो कैसे कार्य करता है, कैसे वह कोशिका उस जर्म्स को चारों तरफ घेर लेता है ना। जैसे आप युद्ध के मैदान में देखते होंगे कि कोई दुश्मन आ जाता है, तो जब कोई दुश्मन आ जाता है तो हमारे सेना क्या कर सकते हैं, जो हमारी सैनिक है उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये युद्ध का एक प्रकार क्या है, रणनीति है। उसी प्रकार से बैक्टीरिया लाइसोजाइम से बचा। बैक्टीरिया किससे बचा, लाइसोजाइम से बचा। कहाँ पर आया, अमाशय में आया। अमाशय में भी बच गया, किससे, HCl से। तब कहाँ पहुँचा, ग्रहणी में। ग्रहणी में वो किससे, पित्तरस, पित्तरस से भी नहीं मरा, उससे ही बच गया। तब कहाँ पहुँचेगा, या कोशिका में, कोशिका में पहुँचेगा। और कोशिका क्या करेगा, अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है, एकदम चारों ओर एक जो है आवरण बना लेता है, और वह उसको मेमोरी पावर बनाता है। इस कारण से वहाँ भी वो लड़ने का काम करता है। और कोशिका में आपको पता होगा हमारा जो लासिका ग्रंथि होती है ना, कोशिका में हमारा लासिका ग्रंथि होती है, और उस लासिका ग्रंथि के द्वारा एक WBC पाया जाता है ना, जो व्हाइट ब्लड कह सकते हैं, व्हाइट ब्लड कर्पस। तो WBC वह उससे लड़ने का काम करता है, और उससे भी अगर वह बच जाता है तब जाकर हमारे शरीर को कौन सा चीज़ क्या होता है, तो बाह्य प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे, कैसे बाहर से हम उसको लड़ने के लिए बाहर से हथियार मंगाते हैं। हथियार करने का मतलब, उसके औजार करने का मतलब बाहर से मतलब दवा लेते हैं या एंटी बैक्टीरियल दवाई लेते हैं, वह उसको मारने के लिए करते हैं। तो वह जब हम एक पार्ट्स होगा बायोलॉजी में, एक सेक्शन होगा मुख्य रूप से, है ना, है ही रोग प्रतिरक्षा तंत्र, तो उसमें जानेंगे कैसे कैसे हमारा प्रतिरक्षा काम करता है। फिलहाल अभी इतना ही जान लीजिए कि यह जो लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। तो यह जीवाणु नाशक है। इतना क्लियर हो गया। टाइलिन क्या है, तो टाइलिन जो है स्टार्च को पाचन में मदद करते हैं, और स्टार्च को यह जो है क्या चीज बदलता है, स्टार्च को पाचन में मदद करता है। लेकिन क्या यह स्टार्च मुंह में पाचन होता है, तो नहीं। 30% तक स्टार्च का पाचन मुंह में होता है, 30% तक। क्या कितना तक, यह जो है 30% तक। अब यहाँ जो है टाइलिन जो होता है 30% तक पाचन काम करता है। उसके बाद यहाँ जब आया भोजन, जब भोजन यहाँ पर आ गया लार्ज के बाद माने हमारा अमाशय में, तो
अमाशय में क्या होता है, अमाशय में हमारी कई प्रकार के एक जठर रस पाया जाता है और HCl पाया जाता है। तो अमाशय में कौन कौन चीज़ें सो देखेंगे। तो अमाशय में जो हमारा होता है उसको जानिए। चलिए टाइलिन तो क्लियर हो गया। आप एक बात और भी नोट कर लीजिए, लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच वैल्यू क्या होता है, 6.8 होता है। चलिए यहां पर अब हम लोग चलेंगे अमाशय। अमाशय, अमाशय क्या है, अमाशय यहां पर देखिए, यह द्विपार्श्वीय थैली है। द्विपार्श्वीय यह थैली है ना। तो यह कह सकते हैं द्विपार्श्वीय थैली है, एक प्रकार का थैली टाइप्स का है और इसकी आकृति जो होता है वह जे के आकार का है। देख लीजिए, आकृति जे आकार का होता है। अब यहां पर अमाशय की जो ग्रंथियां हैं, अमाशय की दीवारों से, अमाशय की दीवारों से जठर रस का स्राव होता है। अब ये जठर रस है क्या, जठर रस जो है हमारा एक है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन पेप्सिनोजेन, इसके अतिरिक्त HCl। चलिए अब यहां देखिए, इसको समझिए। अमाशय, अमाशय की दीवारों में, अमाशय की दीवारों में हमारे पास क्या होता है कि जठर रस का स्रावन होता है। अब जठर रस में कौन कौन है, प्रोरेनिन है और पेप्सिनोजेन है। बहुत सारे लोग का अभी दिमाग में आ रहा होगा जो थोड़ा बायोलॉजी पढ़े होंगे क्लास वगैरह में, तो जरूर ध्यान रखे होंगे कि आप लोग पेप्सिन और रेनिन का नाम सुने होंगे, पेप्सिन और रेनिन का नाम। और हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। तो चूंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो मुख्य रूप से आप लोग को बाई कह सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट से लेकर के और एनसीईआरटी पर जो बातें एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है उसको हम बता रहे हैं, चूंकि आपको एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रोरेनिन क्यों कहते हैं, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन यह अमाशय की दीवारों से निकलता है और यह निष्क्रिय अवस्था में होता है। यह क्या होता है, निष्क्रिय होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन क्या होता है, निष्क्रिय होता है। तो इसको सक्रिय कौन बनाता है, तो इसको सक्रिय HCl बनाता है। इसको सक्रिय कौन बनाता है, HCl बनाता है। तो प्रोरेनिन जो होता है प्रारंभिक अवस्था होता है और वह सक्रिय अवस्था में नहीं रहता है, निष्क्रिय रहता है। यह क्या होता है, निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय, 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 निष्क्रिय होता है। अब इसको जो है सक्रिय बनाने का काम कौन करता है, HCl जो सक्रिय बनाता है। तो प्रोरेनिन जब सक्रिय हो जाता है, जब प्रोरेनिन सक्रिय होता है तब यह कहलाता है रेनिन, है ना, रेनिन। सक्रिय होने के बाद क्या कहलाएगा, ये रेनिन कहलाएगा। यही सक्रिय होने के बाद क्या बनेगा, रेनिन, और यह क्या बनेगा, पेप्सिन। क्लियर हुआ, क्लियर आप लोगों को हुआ होगा। क्योंकि प्रोरेनिन अक्रिय अवस्था में रहता है, निष्क्रिय रहता है, और पेप्सिनोजेन भी क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो प्रोरेनिन और जो है पेप्सिनोजेन होता है।
HCl क्या करता है, इसको सक्रिय करता है और क्या बनाता है, रेनिन बनाता है इसको, और ये पेप्सिन है। तो रेनिन और पेप्सिन जो एंजाइम है वो कैसा एंजाइम है, यहाँ एकदम पूरी समझिए, रेनिन और जो है पेप्सिन एंजाइम्स है, वो कैसा एंजाइम्स है, तो सक्रिय एंजाइम्स है। कैसा एंजाइम्स है, सक्रिय एंजाइम्स है। और जो है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन कैसा है, तो जो है प्रोरेनिन और जो है पेप्सिनोजन निष्क्रिय है और सक्रिय से कौन बनाया, HCl। अब जब ये सक्रिय हो जाता है, जब सक्रिय हो जाता है तो रेनिन क्या करता है, रेनिन और पेप्सिन दोनों जो काम करता है वह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है और वसा के पाचन में मदद करता है। तो प्रोटीन और वसा, हम दो नाम लिख रहे हैं, प्रोटीन और वसा। इसको जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, सीधे समझिए। वसा का तो एमल्सीकरण होता है ग्रहणी में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन का पाचन में मदद करता है। अब जैसे हम अगर दूध पीते हैं तो दूध में जो प्रोटीन होता है कैसीन, दूध में प्रोटीन क्या होता है, कैसीन। तो कैसीन को यह क्या करता है, रेनिन है ना, रेनिन जो होता है वह कैसीन को पेरिकैसिन बदलता है। पेरिकैसिन क्या होता है, कह सकते हैं आप, एक प्रकार का जो है दही की प्रकार का मान लीजिए, वो जो है प्रेकैसिन का रूप होता है दूध से जो है दही बदलना में। तो यहाँ पर यह रेनिन होता है और यह पेप्सिनोजन होता है। यह जो है सक्रिय, यह जो होता है रेनिन और पेप्सिन यह सक्रिय काम करना शुरू करता है। अब यह क्या करता है, प्रोटीन जो है का पाचन करता है और साथ साथ HCl, अब फिर अब HCl पढ़ा गया, तो HCl जो है, HCl जो क्या करता है वो हमारे जर्म्स को तो मारता ही मारता है, साथ साथ हमारे मुंह के बकल कैविटी से जो लार ग्रंथि मिलकर के आता है टाइलिन, कौन, टाइलिन को वह नष्ट कर देता है। तो HCl हमारे लिए कहीं कहीं बहुत फायदेमंद है, तो कहीं वह क्या करता है, नुकसान भी करता है। नुकसान किस लिए करता है, जब HCl हमारा मुख से जो निकलने वाला टाइलिन है, देखिए एकदम बहुत अच्छी तरह समझिए इसको, मुख से निकलने वाला टाइलिन को जो हमारा यह है HCl क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो अगर आपके शरीर में अमाशय में, हमारे अमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाएगी, HCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, यानी जो HCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो टाइलिन तो बिल्कुल नष्ट हो ही जाएगा और साथ साथ हमारा अपच की शिकायत होता है, कहता है कि अपच, भोजन नहीं पचना। तो वह यह किसके कारण होता है, जो है HCl कारण। अब आपको होता क्या है कि यहाँ से जब हम चलेंगे, यहाँ रेनिन और पेप्सिन जब क्रिया करती है तो क्रिया के बाद यह रेनिन क्या करती है, पेराकेसिन बनाती है और पेप्सिन भी जो है पेराकेसिन का निर्माण करती है और पेप्टाइड जो है अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम अगले पार्ट्स में, अगला वीडियो में देखेंगे बढ़िया से। आज की वीडियो के लिए आज इतना ही रहेगा, क्योंकि अगला पार्ट में जो है बहुत सारे बचे हुए हैं। एक हमारा बचा हुआ अमाशय तो बचा हुआ है, इसको ही पढ़ेंगे। पैनक्रियाज पढ़ेंगे। पैनक्रियाज क्या होता है, तो पैनक्रियाज में जो होता है, यहाँ पर आपको हम बताया अभी कि यहाँ पर स्टोमच में प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टार्च जो होता है, स्टार्च टाइलिन को नष्ट कौन कर देता है, तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में टाइलिन मदद करता है और टाइलिन को नष्ट कौन कर देता है, HCl। तो इसीलिए स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर किसका पाचन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पर किसका पाचन नहीं होगा, यानी स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। तो किसका पाचन होगा, यहाँ पर होगा तो सिर्फ किसका, प्रोटीन का एवं वसा का एमल्सीकरण होता है। तो किस पार्ट्स में, शरीर के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तो स्टोमक में। अब उसके बाद यहाँ से जब होता है, यहाँ से भोजन कहाँ आया, ग्रहणी में। और ग्रहणी में आने के बाद यहाँ हमारा पैनक्रियाज है और पैनक्रियाज से एमाइलेज, लेपिज है ना, फिर आपको जो होता है डिनेज, आर्नेज, ये सब जो है बहुत सारा एंजाइम्स निकलता है और यह जो है इसको फिर कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में यहाँ मदद करता है। तो सारा का सारा पाचक रस कह सकते हैं पैनक्रियाज से निकलता है, इसलिए पैनक्रियाज को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो में
देखेंगे कि कैसे हमारा पैनक्रियाज काम करता है, कैसे हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन काम करता है और कैसे हमारा बिग इंटेस्टाइन काम करता है। तो इसके लिए अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी बातें इसमें छूट गया है वह बातें जो है अगला वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपना जो है मैंने कमेंट बॉक्स में हमारा ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और दूसरों को भी बताइए। इससे जो है हम लोग के टीम की बहुत ही मनोबल बढ़ती है और आप लोग के या प्रयास से ही आज हम लोग जो है मैंने बहुत ही अच्छा मैंने कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहता है, हम लोग का प्रयास ही रहता है हमारी टीम के द्वारा कि हम लोग आपको जो है अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दे और कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।